हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एसक्यूएल सीरीज। एक्चुअली पिछला वीडियो शूट करते करते मेरे कैमरा की बैटरी डाइड एज आई वाज 45 मिनट्स इन। इस वजह से आगे की जो चीज़ें हैं आई एम रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट डे, तो थोड़ा सा अगर कंटिन्यूटी मिस हो तो माफ़ करना। बट फ्रॉम माई एंड आई ट्राई कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको सारे क्लॉजेस जो जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करके बता दूँ। पिछली वीडियो देख के बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा कि सेलेक्ट हमें तब यूज़ करना है जब हमें कोई चीज़ स्क्रीन पे चाहिए होती है। जब कोई फ़िल्टर लगाना होता है तो हम लोग वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमें किसी टेबल से सेलेक्ट करनी होती है चीज़ें तो हम उधर पे फ्रॉम यूज़ करते हैं। वो सब बताने के बाद आपको मैंने ग्रुप बाय बताया, ऑर्डर बाय बताया और वीडियो ख़त्म करते-करते मैंने आपको वेयर और हैविंग में डिफ़रेंस बताया था कि कैसे अगर आप वेयर यूज़ करते हो डुप्लिकेट्स फाइंड करने के लिए तो आपको एक सीटी ही लगेगा, क्योंकि वो ग्रुप बाय के पहले होता है, बट हैविंग ग्रुप बाय लगने के बाद होता है। तो उस केस पे आपको एक सीटीई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस एक ही क्वेरी में आप सब चीज़ लिख के दिखा सकते हो। दैट बीइंग सेड, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा रिकैप करते हुए आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉसिबल क्लॉजेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिफोर आई डाइव इनटू विंडो फंक्शंस। तो कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें कवर करूं। मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं बेस्ड ऑन माय टेबल्स। आप देख सकते हैं कस्टमर्स का टेबल था, ये ऑर्डर्स का टेबल है और ये प्रोडक्ट्स का टेबल है। ठीक है, इस पे हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, ऑर्डर्स में क्या क्या डेटा अवेलेबल है और कस्टमर्स में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। अगर लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि रिट्रीव ऑल कस्टमर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया अलोंग विद देयर फुल नेम्स, तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा? अगर मेरे को कैलिफोर्निया से सारे कस्टमर्स रिट्रीव करने हैं तो ये सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के बेसिस पे हो जाएगा। अगर आप ये कस्टमर्स का टेबल देखोगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ जहाँ स्टेट पे सीए लिखा है वो सारे लोग कैलिफोर्निया को बिलोंग करते हैं। बस आप सेलेक्ट क्वेरी के यूजिंग इस चीज़ को निकाल सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज राइट सेलेक्ट फर्स्ट नेम, इधर पे आप एक और जैसा सिंबल दे सकते हो, बेसिकली ये कॉन्कैटिनेट करने के काम आता है। एंड इधर पे आप एक स्पेस देने के बाद एक लास्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमा स्टेट फ्रॉम कस्टमर्स, और आपकी वेयर कंडीशन में आप लिख सकते हो वेयर स्टेट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया। ये क्वेरी जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो आपको मिल जाता है कि कौन कौन से लोग कैलिफोर्निया को बिलोंग करते थे उनके फुल नेम के साथ। बट आपको दिख रहा है कि इधर पे ये जो नया कॉलम बन के आया इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये दो कॉलम्स के बीच में वो दो कॉलम्स को कॉन्कैटिनेट कर रहा है। तो इधर पे आप एक एलियस यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको ब्रैकेट पे डाल के आइदर यू कैन राइट एज फुल नेम या फिर आप इस एज को हटा भी सकते हो और रन कर सकते हो एंड स्टिल ये सेम तरीके से काम करेगा। इसका रीजन ये है कि एलियस जहां पे यूज करना है उसके लिए हम लोग एज कीवर्ड यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हम एज लिख के ही करें। आप सीधा उस एलियस का नाम भी लिख दोगे तो भी वो परफेक्टली वर्क करेगा एसक्यूएल के अंदर। अब अगर लेट से हमें एक क्वेश्चन आता है टू गेट अ लिस्ट ऑफ यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल इन द स्टोर, तो आपको पता है कि ये स्टोर की बात हो रही है। तो आप एक बार अगर प्रोडक्ट्स टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक कैटेगरी कॉलम्स है और आपको सारे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज चाहिए क्योंकि इधर पे यूनिक कीवर्ड का यूज किया हुआ है। तो सिंपल, कल मैंने आपको बताया सेलेक्ट और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट में डिफरेंस। आपको बस करना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो इससे हमें पता चल गया कि सेलेक्ट और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट में क्या अंतर है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है टू फेच ऑल ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज आइदर इन पेंडिंग और इन शिप्ड। ठीक है, तो फिर ये स्टेटस जो है आपको सबसे पहले समझना है कि अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये किस टेबल की बात हो रही होगी। ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही होगी क्योंकि वो तो बस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिस्ट कर रहा है जो कि अवेलेबल है स्टोर पे। ठीक है, और ऑब्वियसली कस्टमर्स की भी बात नहीं होगी क्योंकि वो बस कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है अपनी टेबल पे। ऑर्डर्स का अगर आप टेबल देखोगे एक बार जाके तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ ऑर्डर्स टेबल की बात हो रही है। ठीक है, इस पे जो सारे स्टेटस करके आ रहे हैं इसकी बात हो रही है। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, मुझे लिखना है इधर पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग और स्टेटस इज इक्वल टू शिफ्ट।
ये क्वेरी अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें मिल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स है, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स है जिनका स्टेटस या तो शिफ्ट था या पेंडिंग था, ठीक है। लेकिन ऐसे करके अगर लेट्स से आपको 10 चीजें दी गई कि या तो पेंडिंग हो या शिफ्ट हो या ब्रोकन हो या फिर आउट फॉर डिलीवरी हो, ऐसे करके हर स्टेटस को हम लोग इक्वल इक्वल करके चेक नहीं कर सकते। इसलिए जब भी एक से ज्यादा कंडीशन आती है तो हम लोग एक क्लॉज का यूज करते हैं जिसका नाम है इन क्लॉज। तो आप इधर वेयर स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग और स्टेटस इज इक्वल टू शिफ्ट के बदले लिख सकते हो स्टेटस इन ब्रैकेट पेंडिंग कॉमा शिफ्ट, तो भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है, करेक्ट। अब इन से आपको ये चीजें पता चलती है कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर्स था जिसका ये स्टेटस वाला कॉलम एग्जैक्टली मैच कर रहा है इन दोनों में से। ये किसी रेंज की बात नहीं करता, ये एग्जैक्ट की बात करता है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात होती है। लेकिन लेट से अगर मेरे को इधर पे एक क्वेश्चन मिल गया कि मेरे को रिट्रीव करना है ऑल प्रोडक्ट्स प्राइस बिटवीन $100 एंड $500, तो इधर पे किस टेबल की बात हो रही होगी, आपको ये चीज सोचना है। ऑब्वियसली ऑर्डर्स टेबल में आपको प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा और कस्टमर्स टेबल पे भी नहीं मिलेगा, तो इधर प्रोडक्ट्स टेबल की बात हो रही है सबसे पहले तो, ठीक है। और इधर पे इसका प्राइस लिस्टेड है। एक चीज करने का तरीका इसको ये होता है कि आप इधर पे लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस greater than 100 and price less than 500। देखो पिछली क्वेरी में आपको और का यूज करके मैंने दिखाया, इस क्वेरी में आपको दिख रहा है कि एंड क्लॉज कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी जिनका प्राइस एग्जिस्ट करता है 100 से 500 के बीच में। और ये जो वेयर कंडीशन आपने लिखी ग्रेटर देन लेस देन के साथ, ये चीज आप किसी भी कॉलम्स पे लगा सकते हो। स्ट्रिंग पे जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं बट आप लगा सकते हो। जनरली डेट कॉलम में भी इस तरीके से कंडीशन लिखना वर्क कर जाता है अगर आपको किसी दो स्पेसिफिक डेट रेंजेस के बीच का डेटा चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको ही लिखने का दूसरा तरीका होता है यूजिंग अनदर क्लॉज विच इज कॉल्ड बिटवीन। तो ये सेम क्वेरी आप इस तरीके से लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम products where price between 100 and 500, और ये क्वेरी भी आपको सेम ही रिजल्ट देगी। अब अगर मान लीजिए आपके पास एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मुझे चाहिए कस्टमर के ऑर्डर डिटेल्स कैटेगराइजिंग ऑर्डर स्टेटसेस इनटू एक्टिव या फिर इनएक्टिव बेस्ड ऑन वो पेंडिंग शिप्ड है या फिर डिलीवर्ड कैंसिल है, तो मेरे को बेसिकली किस टेबल की बात हो रही होगी सबसे पहले ये सोचना है। हमें ऑर्डर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो इधर पे ऑर्डर्स टेबल की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑर्डर्स टेबल में बेसिकली है क्या, हमें कैटेगराइज करना है स्टेटसेस को एक्टिव और इनएक्टिव पे बेस्ड ऑन दो चीजें जो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होते तो आप एक इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते इस तरीके से कि इफ स्टेटस बिलोंग्स टू पेंडिंग और शिफ्ट then set it to active, else if status belongs to delivered and cancelled then set our variable to inactive, ठीक है। उसी तरह से एसक्यूएल में भी इफ एल्स लिखने के लिए हमारे पास होता है केस स्टेटमेंट्स। तो आप इस क्वेरी को ऑर्डर्स टेबल से कैसे लिख सकते हो, अगर आप ऑर्डर्स टेबल में देखते हो तो इधर पे स्टेटस है, तो सबसे पहले तो हमें सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हम लोग सेलेक्ट स्टार कर लेंगे, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स कर लेंगे। और जनरली इट इज नाइस अगर आप अपनी क्वेरीज को मल्टी लाइन का रखो ताकि डिबगिंग में आसानी होती है, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर हमें इधर पे कैटेगराइज करना था स्टेटस को एक्टिव और इनएक्टिव पे, तो सारे डेटा के साथ साथ हमें एक नया कॉलम भी सिलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टार कॉमा हम लोग इधर पे केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, केस व्हेन। अब केस का सिंटैक्स देखना कैसे होता है, केस मैंने लिखा, उसके बाद मैं इधर पे आया, व्हेन मैंने अगले लाइन पे लिखा, when status in pending comma shipped then active। अब यहां पे मैं दूसरा केस स्टेटमेंट लिख सकता हूं सिमिलरली, when status in delivered
कॉमा cancelled, then inactive, और इधर पे केस स्टेटमेंट खत्म करेंगे हम लोग एक एंड के साथ, और इसको आप एक एलियस भी दे सकते हो, एंड एज स्टेटस कैटेगरी फ्रॉम ऑर्डर्स। हाँ, बेसिकली यही इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था, कोई फिल्टर हमसे लगाने कह नहीं रहा है, हमें बस कह रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स दिखाइए, कैटेगराइजिंग ऑर्डर स्टेटस इनटू एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो अगर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इधर पे मिल जाएगा कि स्टेटस कैटेगरी जहां जहां डिलीवर्ड थी वहां पे, और जहां जहां कैंसिल्ड थी वहां पे इनएक्टिव है, और जहां जहां शिप्ड और पेंडिंग है वहां पे एक्टिव है। अब बेसिकली हमें पता है कि हमने क्रिएट करते वक्त इस टेबल को चेक्स ऑलरेडी लगा दिए थे ऑर्डर्स टेबल में कि 4 ही तरीके की वैल्यू हो सकती थी। तो इधर पे आप केस व्हेन देन लिखने के बाद अगली लाइन पे आप एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे। एल्स इनएक्टिव अगर आप लिखोगे तो भी आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड एसक्यूएल सिंटैक्स, और आपको सेम चीज मिल जाएगी। अब अगर मान लो मेरे को एक इसी तरीके का क्वेश्चन देखने मिलता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर, तो मेरे को किस टेबल की बात हो रही होगी? हमें ऑर्डर्स का डिटेल चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ईच कस्टमर के द्वारा कौन सा ऑर्डर प्लेस हुआ है इसका भी डिटेल्स चाहिए। अगर आप कस्टमर्स टेबल में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बस कस्टमर का इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्डर्स टेबल में देखोगे तो इधर पे एक फॉरेन की है कस्टमर आईडी से भी, ठीक है, जो कि यूनिकली एग्जिस्ट करती है। तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको काम ऑर्डर्स टेबल से ही है। आपको बेसिकली करना है, लेट से सबसे पहले तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स कर दो और देख लो कि आपके पास टेबल कौन सा है, ठीक है। अब इस पे चाहिए आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर। तो ऑब्वियस सी चीज है कि हमें ग्रुप करना है कस्टमर वाइज, तो हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करेंगे जो हमने पिछले बार पढ़ा था, ठीक है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, सेलेक्ट लेट्स से स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। लेकिन आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं तो हमें सारे कॉलम्स को डालना पड़ेगा ग्रुप बाय के अंदर, जो कि मैंने पिछले बार बताया, क्योंकि अगर मान लो हमने कस्टमर आईडी के हिसाब से ग्रुप कर दिया तो बाकी जो भी कॉलम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन सब में किसी प्रकार का हमें एग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो इधर पे सेलेक्ट स्टार हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग इधर पे कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब अगर हमने कस्टमर आईडी के हिसाब से इस चीज को ग्रुप कर दिया है तो ऑब्वियस सा बात है ऑर्डर आईडी को हमें किसी प्रकार का एग्रीगेशन करना पड़ेगा। इस केस पे आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर्स। तो ऑर्डर आईडी का सम तो हम कर नहीं सकते, हम काउंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमने इधर पे वही चीज कर दी, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, और ये क्वेरी रन करने पे आपको पता चल गया कि ये कस्टमर आईडी हर एक कस्टमर के द्वारा कितना ऑर्डर्स प्लेस हुआ है। अब अगर मान लो हमें एक नया क्वेश्चन मिलता है जिसपे हमें बोला जा रहा है टू फाइंड कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर, तो वापस से ऑर्डर्स टेबल की बात हो रही है। ऑर्डर्स टेबल में आपको वापस से निकालना है कि कौन से कस्टमर्स ने एटलीस्ट वन ऑर्डर प्लेस किया है। तो इसको लिखने का एक तरीका तो सबसे पहले ये हो गया कि हम लोग कस्टमर आईडी के हिसाब से निकाल लेंगे कि कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय वन। ग्रुप बाय वन मैंने क्यों किया है ये पिछली वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा अभी तक तो इसी प्लेलिस्ट की पिछली वीडियो में जाके देख ले, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते ही हमें ये रिजल्ट मिला, ठीक है। अब बेसिकली हमें वो चाहिए था, वो सारे कस्टमर्स जिनका एटलीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी वन से ज्यादा हो, क्योंकि खैर आई थिंक सारे कस्टमर्स ने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है सैंपल डेटा में, तो हम इधर पे लिख देते हैं हु हैव प्लेस्ड मोर देन वन ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम इधर पे लिखे सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय वन, तो हमें ये टेबल मिल जाता है। अब हमें बेसिकली वो चाहिए, इसको हम एक एलियास दे देते हैं काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने में हमें मिल गया कि कौन से कस्टमर आईडी ने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए। अब इस टेबल से हमें बस सेलेक्ट करना है, ये जो नया टेबल बन के आया कि कौन कौन से कस्टमर आईडी है जिन्होंने एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया है। तो इधर पे बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसको हम एज अ टेबल एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले रिजॉल्व होगा, और हम इधर पे लिख देंगे विथ एक्स एज, और फिर इसके नीचे हम लोग जाके सेलेक्ट कर सकते हैं select star from x where number of orders greater than 1। और ये इस क्वेरी से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कस्टमर आईडी ने एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया है। अगर लेट से मेरे पास ये होता एटलीस्ट वन ऑर्डर, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, तो इसको करने का एक और तरीका है। आपने जैसे ये अंदर वाली क्वेरी लिखी, आपको पता है कि ऑर्डर्स टेबल में अगर कोई कस्टमर आईडी प्रेजेंट है तो उसने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया ही है, तो आप इधर पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कर सकते हो कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने पे आपको पता चल गया कि एटलीस्ट ऐसे 15 लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस करा ही करा है। अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उनका पूरा, ठीक है, तो आपको कस्टमर टेबल उसके लिए लगेगा, क्योंकि आपको कस्टमर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप इसको इस तरह तरीके से लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इन, और जो सब भी हमें इधर से निकल के आया उसको इसके अंदर लिख देंगे। सॉरी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी है। तो हमें पता चल गया कि ये सारे 15 लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है। इस चीज को जो मैंने किया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कर दिया वेयर कस्टमर आईडी इन, इस चीज को कहते हैं सब क्वेरी, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने एक क्वेरी लिखी और उससे जो टेबल निकल के आ रहा था उस चीज के बेसिस पे मैंने दूसरी क्वेरी लिखी। इसके साथ साथ बेसिक बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं उस चीज की आपने सारी जानकारी ले ली, बेसिक बेसिक जो क्लॉजेज हम लोग लिखते हैं उस चीज की सारी जानकारी ले ली। ऐसे ही एक क्लॉज एग्जिस्ट करता है लाइक क्लॉज। अगर लेट से मेरे को चाहिए कि मुझे कस्टमर्स में से कौन कौन से लोग कैलिफोर्निया को बिलोंग करते हैं उसका डेटा वापस लाके दो, तो मैं इधर पे लिख सकता था, राइट, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर स्टेट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया, ठीक है, तो मुझे सारी चीजें मिल जाती। लेकिन इस तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूं कि मुझे वो सारे बताओ जो सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इधर पे मैं स्टेट के बदले लाइक यूज कर सकता हूं, कैलिफोर्निया के बदले सी और परसेंट दे सकता हूं। ये परसेंट सिंबल परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट अबाउट पोस्टग्रेस ओवर एसक्यूएल इज कि इस पे लाइक और आई लाइक दोनों काम करते हैं। ये दोनों बहुत वैलिड क्वेरी है और एसक्यूएल में सिर्फ लाइक काम करता है। ये होने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है विंडो फंक्शंस, ठीक है। विंडो फंक्शंस बेसिकली होते क्या है, अगर आप लेट से किसी स्कूल में काम करते हो और मुझे चाहिए कि आप मुझे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी वाले स्कूल टीचर्स बता दो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सैलरी के वाइज ऑर्डर बाई करना है उनको, और उसके बाद जो टॉप 3 हाईएस्ट में होंगे उनको निकाल के मुझे दे देना है स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन लेट से अब मेरे को इस तरीके से नहीं चाहिए, मेरे को हर एक डिपार्टमेंट में टॉप 3 को कुछ अवार्ड देना है, करेक्ट। तो उस वजह से मैं सीधा ऑर्डर बाई नहीं कर सकता, मुझे विंडोज बना के ऑर्डर करना पड़ेगा। मतलब मेरे को पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे बेस्ड ऑन देयर डिपार्टमेंट, कि इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक पार्टीशन, हिंदी डिपार्टमेंट का एक पार्टीशन, संस्कृत डिपार्टमेंट का एक पार्टीशन, और फिर उस पार्टीशन के अंदर मुझे सर्च करना होगा सैलरी से ऑर्डर करके एंड टॉप 3 निकाल के चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे पार्टीशंस बनाने के बाद उनको एक रैंक देनी पड़ेगी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे ये कमा रहा है, सेकंड नंबर पे ये कमा रहा है, थर्ड नंबर पे ये कमा रही है, ठीक है। तो विंडो फंक्शंस लिखने का एक प्रॉपर जो सिंटैक्स मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको रैंक या फिर रो नंबर ही यूज होगा। आई यू फॉलो दिस रैंक ओवर पार्टीशन बाय, दिस इज द सिंटैक्स दैट यू मस्ट फॉलो। अगर लेट से मेरे को क्वेश्चन के थ्रू मैं एक एक्सप्लेन करके देता हूं आपको कि लेट से मुझे चाहिए
लेट्स से अभी मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि मुझे चाहिए फाइंड द टॉप 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो उस चीज को मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे को ऑब्वियसली प्रोडक्ट टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पे एक टोटल सेल्स कॉलम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सबसे पहले मुझे एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन कैटेगरी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स विल बी माय फर्स्ट बेसिक क्वेरी। एक बार मुझे ये मिल गया तो मुझे पता है कि मुझे काम है टोटल सेल्स वाले कॉलम से। तो मैंने क्या किया, इधर पे सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा कैटेगरी कॉमा टोटल सेल्स कॉमा मैं रैंक करूंगा, रैंक ओवर पार्टीशन बाय कैटेगरी ऑर्डर बाय टोटल सेल्स डिसेंडिंग एज रैंक। समझने का कोशिश करना कि मैंने इधर पे क्या लिखा है। मैंने इधर पे किया कैटेगरी को सिलेक्ट, टोटल सेल्स को सिलेक्ट, फिर रैंक किया पार्टीशन बाय कैटेगरी। मतलब कैटेगरी के बेसिस पे मैंने पहले पार्टीशंस बना दिए और उस पार्टीशंस के अंदर मैंने ऑर्डर बाय किया टोटल सेल्स डिसेंडिंग में। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा इन द फर्स्ट कैटेगरी उसको रैंक 1 मिल जाएगी, ठीक है। और इधर पे अगर मैं लिखता हूं फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, तो इस क्वेरी का रिजल्ट, सॉरी आई थिंक ब्रैकेटिंग की थोड़ी इश्यू हो गई, रैंक ओवर पार्टीशन बाय, तो इस क्वेरी का रिजल्ट मुझे मिलेगा कि हेडफोन्स एक्सेसरीज वाले में 1 2 3 किसकी रैंकिंग है। 1 नंबर पे 800 जिसकी टोटल सेल्स है, 2 पे 720, ठीक है, और 3 नंबर पे 600, 4 नंबर पे 500, वैसी सिमिलर 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 1 1 2। अब अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को हर एक के टॉप 3 बेस्ट सेलिंग निकाल के दे दो, तो बहुत सिंपल है कि हमें बस करना कुछ नहीं है, इसको एक सीटी पे डाल देना है, इधर पे विथ एक्स एज, पूरी चीज को मैंने सेलेक्ट किया, एक टेबल बनाया टेम्परेरीली, और मैं कर लूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वेयर एक्स, मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वेयर एक्स डॉट रैंक इज लेस इक्वल टू 3, ठीक है। और ये क्वेरी चलने पे मुझे हर एक कैटेगरी का पता चल गया कि टॉप 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से। तो बेसिकली विंडो फंक्शंस आपको वहां पे यूज करने हैं जहां पे आपको एक विंडो बनाने की जरूरत है। और इसी तरह विंडो बनाने की आपको जरूरत तब पड़ेगी when you want to rank things based on a particular category, ठीक है। विंडोज बनाने का दूसरा यूज हमें तब पड़ता है जब हमें कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती है जहां हमें कुछ क्यूम्युलेट करना पड़ता है। क्यूमुलेट करना पड़ता है मतलब कि अगर लेट से मैं एक स्टोर हूं, मैंने फर्स्ट दिन कुछ सेल्स की, सेकंड दिन जो मैं सेल्स करूंगा उसमें मेरे को चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड दिन का ऐड होके आए, जो थर्ड दिन में सेल करूंगा मुझे चाहिए कि सेकंड एंड थर्ड दिन का ऐड होके आए। ये जनरली डेली पीएनएल जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट पे तो काफी ज्यादा यूज होती है, ठीक है, क्योंकि उस पे पिछले दिन से हमें देखना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपने 10,000 रुपए दिखाए हैं किसी भी आप ट्रेडिंग ऐप पे अगर ट्रेड करते हो, अगर आपने आज 10,000 रुपए उस पर डाले हैं, कल वो 5,000 हो गए तो आपको 5,000 का लॉस दिखेगा, और थर्ड डे पे अगर आपके वो बढ़ के 7,000 दिख गए तो आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा डेली पीएनएल में। तो ऐसी ऐसी चीजें जब हमें करनी होती है तो हमें वापस से विंडोज बनाने पड़ते हैं बिटवीन पर टू पर्टिकुलर रोज। उस चीज को याद रखने का सिंटैक्स बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं बेसिकली ये चीज याद रखता हूं, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करेंट रोज।
अब अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब कि इसका कोई बाउंड्री नहीं है, अगर आप 4th रो पे आके देख रहे हो तो वो फर्स्ट से देखेगा, अगर आप 5th रो पे आके देख रहे हो तो वो फर्स्ट से देखेगा, आप 100th रो पे जाके देखोगे तो वो फर्स्ट से देखेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप अनबाउंडेड प्रीसीडिंग के बदले 2 प्रीसीडिंग या 3 प्रीसीडिंग भी सेट कर सकते हो। जैसे हम लोग डेली पीएनएल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1 प्रीसीडिंग सेट होता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। लेट से मुझे पूछ दिया कि फाइंड ईच प्रोडक्ट्स टोटल सेल्स अलोंग विद द सम ऑफ सेल्स ऑफ द प्रीवियस 2 प्रोडक्ट्स इन द सेल्स रैंकिंग, ठीक है। मतलब कि इधर भी क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट का मुझे टोटल सेल्स निकालना था विद सम ऑफ सेल्स फ्रॉम द प्रीवियस 2 प्रोडक्ट्स, मतलब कि हमें 3 के विंडो बनाने हैं, मतलब कि 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो के बीच में विंडो चाहिए मेरे को। तो इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें इसके साथ साथ टोटल सेल्स भी चाहिए, तो टोटल सेल्स भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं बेसिकली दिखा रहा हूं कि क्वेरी इवोल्यूशन कैसे होती है। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो मेरे को टोटल सेल्स नहीं चाहिए थी, मेरे को रोलिंग सेल्स चाहिए थी, ठीक है। मतलब मेरे को सेल्स चाहिए थी अभी वाले और पिछले 2 वाले से मिला के। मुझे टोटल सेल्स नहीं करना है, मुझे चेक करना है सम ऑफ टोटल सेल्स, सम ऑफ टोटल सेल्स। लेकिन बस उस दिन का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, हमने ओवर लिखा और इधर पे लिख दिया इसको ऑर्डर बाय टोटल सेल्स। क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ सेल्स प्रीवियस 2 प्रोडक्ट्स के चाहिए थे। मतलब कि अगर 800 रुपए का है तो उससे जो 2 जस्ट कम वाले हैं मेरे को उसके साथ चाहिए इसका ऐड करके। तो मैंने लिखा सम ऑफ टोटल सेल्स ओवर ऑर्डर बाय टोटल सेल्स डिसेंडिंग रोज बिटवीन। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मेरे को नहीं लिखना है क्योंकि फर्स्ट दिन से नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो, और इसको मैंने एक एलियास दे दिया एज रोलिंग सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को रोलिंग सेल्स मिल गई, मतलब कि टोटल सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट और पिछले 2 का सम, जो कि बेसिकली आपको चाहिए था। एक बार आप समझने का कोशिश करना कि मैंने सम ले लिया टोटल सेल्स का, लेकिन सम मैंने कब किया, पहले मैंने पार्टीशन बनाए टोटल सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। और कैसे कैसे पार्टीशंस बनाए, मैंने ऑर्डर कर दिया टोटल सेल्स पे यूजिंग दिस पार्ट, ठीक है, डिसेंडिंग में। और उसके बाद मैंने रोज सेट किए कि 2 पहले वाले रोज और अभी वाला रो, जो तीनों कॉलम से टोटल सेल्स निकल के आ रहे हैं, वो तीनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस डेटा, वो आप खुद कर लेना। आपके सारे क्वेरीज कवर हो गए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग जॉइंस कैसे लिखते हैं, और फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता के उसके अगली वीडियो पे एसक्यूएल खत्म हो जाएगा हमारा। तो गुड लक एंड कीप फॉलोइंग।